हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो हम लोग हमारा क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कवर कर रहे थे, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो अभी तक हमने उसका एक पार्ट कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि पोटेंशियल वाला पार्ट और पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट था। अब हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस वाला पार्ट। ठीक है, तो कैपेसिटेंस तक जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स देखने हैं, जिसमें पहली चीज है हमें कंडक्टर के बारे में जानना है। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है। तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज, कंडक्टर्स क्या होते हैं। सो व्हाट इज अ कंडक्टर? सो कंडक्टर्स आर जनरली द मटेरियल्स थ्रू विच द चार्जेस कैन फ्लो इजीली। तो मैंने क्या कहा, मेन डिफरेंस ये है दैट द चार्ज कैन फ्लो। मेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स थ्रू विच द चार्जेस और द चार्ज कैन फ्लो। ठीक है, ये एक जगह रुका नहीं रहेगा, स्टैटिक नहीं रहेगा। अगर इसको फील्ड मिलेगी या इसको अगर फोर्स मिलेगी, देन इट कैन इजीली मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड वी हैव इंसुलेटर्स, जिनमें क्या होता है, चार्जेस अगर किसी लोकेशन पे आप किसी लोकेशन पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, तो उसी लोकेशन पे इंटैक्ट रहेगा ना, वहां से मूव नहीं कर सकता। तो ये मेजर डिफरेंस होता है कंडक्टर और इंसुलेटर में। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होता है, दीज आर द मटेरियल्स थ्रू विच द चार्जेस कैन फ्लो इजीली। फॉर एग्जांपल्स, सो मेटल्स आर जनरली कंडक्टर्स। ठीक है, मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट थिंग है, वो है कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम कौन सी पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। सो वन बाय वन हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनको समझना है। सो द फर्स्ट वन इज, है ना, और इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो inside a conductor. और आई कैन से दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इट इज ऑलवेज जीरो। अब ऐसा क्यों है, इसको समझो ध्यान से। रीजन भी, अगर मान लो कंडक्टर के अंदर, है ना, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ना, मान लीजिए ई। अब अगर यहाँ पे कोई चार्ज होगा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है क्यू, तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। कितना होगा वो? फोर्स इक्वल टू क्यू ही होगा। ठीक है, और क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर चार्ज मूव कर सकते हैं, तो अंडर दिस फोर्स दिस चार्ज शुड मूव। तो ये चार्ज यहां से क्या कर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव कर जाएगा। ठीक है, ये चार्ज इस तरफ ही मूव कर जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इस तरफ ही ये चार्ज मूव कर जाएगा। बट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। मतलब जब चीजें क्या हो गई है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, कोई मूवमेंट नहीं है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है? दैट चार्जेस आर एट रेस्ट, है ना, कोई मूवमेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो चार्जेस मूव नहीं कर सकते हैं। और अगर चार्जेस मूव नहीं कर सकते हैं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगा, और उस फोर्स के अंदर चार्जेस मूव करेंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे भी देखेंगे कैसे इंडक्शन से बेसिकली ये फील्ड बैलेंस आउट हो जाती है ना। बट मेरे ख्याल से रीजनिंग आपको समझ में आएगी। रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग ये है दैट इफ देयर इज सम फील्ड, द चार्जेस will move, and the basic condition of
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विल नॉट बी फॉलो। ठीक है, तो चार्जेस मूव करेंगे और जो बेसिक कंडीशन है वो फॉलो नहीं होगी। बेसिक कंडीशन क्या है कि चार्जेस मूव नहीं करने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्जेस आर एट रेस्ट। ठीक है, दैट्स वाई इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। नाउ नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट सेज दैट एनी चार्ज resides, एनी एडिशनल चार्ज ऐसे मुझे कहना चाहिए, एनी एडिशनल चार्ज resides on the surface of the conductor। अगर एक आप न्यूट्रल कंडक्टर को कोई भी चार्ज प्रोवाइड कराओगे तो वो कहाँ पे रिसाइड करेगा, उसके सरफेस पर रिसाइड करेगा। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक भी सिंपल है। अगेन मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो अभी हमने माना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अब एक बात बताइए, अगर मान लो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस मान लेता हूँ, है ना, मैंने इसके अंदर अंदर बिल्कुल बाउंड्री से लगा के गॉसियन सरफेस मान लिया। अब गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, गॉसियन सॉरी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ई डॉट डी एस जो कि टोटल फ्लक्स होगा, इट शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, तो ये वाली टर्म, ये इसका इंटीग्रल अगर आप करोगे, चाहे सरफेस इंटीग्रल करोगे, तो इट शुड बी जीरो। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स या फिर क्यू इनसाइड या क्यू इनक्लोज होता है बेसिकली, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ चुका है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी कि जो चार्ज इनसाइड, जो चार्ज इनक्लोज है, इट इज जीरो। तो इसके अंदर कोई चार्ज डिसाइड नहीं कर सकता। अगर कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा, दैट इट विल एग्जिस्ट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसको समझने का एक और भी और बहुत इजी सा बेसिक सा तरीका है। भाई मान लो एक कंडक्टर है, आपने अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे तो हमें पता है कि अभी ऐसे सरफेस पे रिसाइड करेगा, बट मान लेते हैं अभी के लिए कि ये जो चार्जेस हैं ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जैसे एक नॉर्मल इंसुलेटर में होता है, ऐसे चार्ज इधर उधर है। तो एक बात बताइए, क्या क्योंकि सेम तरह का चार्ज है तो क्या इनमें रिपल्शन नहीं होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, है ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव सब आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर जब ये रिपल्शन करेंगे, और क्योंकि ये कंडक्टर है, सो द चार्ज दिस कैन मूव, ठीक है, चार्ज मूव कर सकता है। तो जब चार्ज मूव करेगा और उन पर फोर्स भी लग रही है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, तो इवेंचुअली होगा क्या, ये जब ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो ये कितना, लिमिट क्या है, लिमिट ये है कि सरफेस पे आ जाएंगे, है ना। भाई इसने इसको पुश करा, ध्यान से देखो, भाई इन चार्जेस ने आपस में पुश करा, है ना, और भी होगा भी, खाली ये दो, एक इनका पेयर ले लेते हैं। देखो इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को पुश करा, तो ये इस तरफ मूव करेगा, है ना, ये इस तरफ मूव करेगा और ये इस तरफ मूव करेगा। और कहां तक मूव करेंगे, तो लिमिट ये सरफेस तक आ जाएंगे ना। ठीक है, सरफेस तक ये पहुंच जाएंगे, मूव करते रहते। तो ऐसे ये ऐसे आप और चार्जेस के लिए भी देख सकते हो, सभी के सभी चार्जेस खाली सरफेस पे रिसेट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है इस वजह से। ठीक है, तो गॉस लॉ की हेल्प से भी हम इसको देख सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं ना। एक ही चीज को देखने के अलग अलग जस्ट तरीके हैं ना। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट, थर्ड प्रॉपर्टी सेज कि, या फिर हाँ, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट सॉरी, पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। उसके सरफेस पे भी और अंदर भी हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द कंडक्टर। ठीक है, और जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को, दैट कंडक्टर इज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। थ्रू आउट द कंडक्टर पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वी कैन ऑल्सो से दैट कंडक्टर is a is a is an, या एन जो भी आएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, दैट इज
इट हैज द सेम पोटेंशियल थ्रू आउट इट सरफेस, ठीक है, इको पोटेंशियल सरफेस होता है। अब ऐसे क्यों होता है ये भी देख लो। अब वही अगेन हर एक चीज एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी से लिंक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, ठीक है। अब अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है तो एक बात बताइए, हमें रिलेशन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है, इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन आई कैन राइट दिस माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। और तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से वी कैन से दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, है ना। किसी भी दो पॉइंट के डिफरेंस के लिए, जैसे मान लो ये दो पॉइंट, हमें जो चीजें लिख रहे हैं यहाँ मतलब मान लो दो पॉइंट ले लेना मैंने इस कंडक्टर के अंदर, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, और इन दोनों के बीच में ये गैप हो गया डेल्टा आर का, और जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है अगर कोई एग्जिस्ट करेगा तो वो डेल्टा वी है। ये तो उसके लिए हम ये सारी चीजें लिख रहे हैं। अब क्योंकि इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये पॉइंट तो जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा वी जीरो आ गया, ठीक है, फॉर दिस डेल्टा आर। तो किसी भी कोई भी दो पॉइंट आप ले सकते हो कंडक्टर के अंदर, तो सेम आर्ग्यूमेंट होल्ड करेगा। तो जैसे ये डेल्टा वी जीरो हुआ, फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट दिस वी इज कांस्टेंट। डेल्टा वी जीरो होने का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, और अगर चेंज किसी चीज में जीरो होता है दैट मीन्स दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो थ्रू आउट द कंडक्टर, उसके सरफेस पे भी और थ्रू आउट द कंडक्टर अंदर वॉल्यूम के अंदर भी पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। थ्रू आउट द कंडक्टर पे अप्लाई होता है और इस सरफेस पे भी अप्लाई होता है ना, ये बात सरफेस पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इक्व पोटेंशियल सरफेस की तरह ये होता है, ठीक है। आई होप सो कि ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सरफेस उसका जो कंडक्टर का सरफेस होता है वो तो इक्व पोटेंशियल सरफेस होता है। बाकी यहाँ मेरा एम्फोसिस ये है कहने का, मैं यहाँ पे इस बात का एम्फोसिस करना चाह रहा हूँ कि जो कंडक्टर होता है उसके थ्रू आउट पोटेंशियल सेम रहता है। बाकी तो मुझे पता है कि हाँ सरफेस क्या होता है, 2D होता है, बट कंडक्टर की तो वॉल्यूम भी हो सकती है ना। तो फिर भी मैंने यहाँ पे इक्व पोटेंशियल सरफेस वर्ड यूज कर लिया, है ना। बस आप ये चीज को समझिए, इसको ऐसे लीजिए कि पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। नाउ फोर्थ पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट सेज कि कंडक्टर के जस्ट बाहर, ठीक है, कंडक्टर के जस्ट बाहर अगर कोई फील्ड होगी तो वो हमेशा उसके सरफेस के नॉर्मल होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर या इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देखो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ये हम बाहर की बात कर रहे हैं, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये हम बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। ये हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं, जस्ट आउटसाइड, ठीक है, जस्ट आउटसाइड। ओके, सो जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इट शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो अब इसका भी रीजन समझ लेते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगी तो फिर कोई ना कोई कंपोनेंट बनेगा फिर अलोंग द सरफेस, और फिर से अगर कोई कंपोनेंट बनेगा तो फिर वो कंपोनेंट क्या कराएगा, चार्जेस को मूव कराएगा, तो फिर से चार्जेस स्टैटिक नहीं रहेंगे। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, मान लीजिए सरफेस है, अभी प्लेन सरफेस के लिए मान लेते हैं ना, है ना, जनरल सरफेस ना लेके मैं अभी प्लेन सरफेस के लिए इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ जरा। सो लेट से इट इज अ प्लेन सरफेस, ठीक है, कंडक्टिंग है ऑफ कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगी, मान लीजिए नॉर्मल नहीं है ना कुछ इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या, इसका एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हो, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना। तो एक कंपोनेंट देखो, ये वाला जो कंपोनेंट बना, ये वाला कंपोनेंट ये अलोंग द सरफेस बन गया, और क्योंकि ये कंडक्टर है, ये सरफेस क्या है, ये खुद एक कंडक्टर है। अब अगर अलोंग द सरफेस कोई कंपोनेंट बन गया तो ये क्या करेगा, ये मूव कराएगा, जो पहला केस ध्यान को जो मैंने बताया था, फर्स्ट पार्ट भी तो यहीं से तो हमने शुरू करा था पहली प्रॉपर्टी से, ठीक है, कि अगर कोई फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, अगर इसके सरफेस पे भी कोई फील्ड एग्जिस्ट करेगी तो वो भी क्या करेगी, वो भी मोशन कराएगी। और जब चार्जेस भले सरफेस पे भी मूव करें तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन तो वायलेट हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन तो वायलेट हो गई। तो क्या होगा, इसका रीजन में लिख देता हूं, अगर कोई कंपोनेंट होगा, अगर इफ is not normal या not perpendicular to the surface,
ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा देन it will have a component along the surface. ठीक है, तो फिर उसका क्या होगा, कंपोनेंट होगा along the surface which will move the charges. ठीक है, जो कि क्या कराएगा, चार्जेस को मूव कराएगा. सो दिस violates the principles of electrostatics. ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, दैट चार्जेस शुड बी एट रेस्ट. ठीक है, या इक्विलिब्रियम कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो या इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलो. ठीक है, चीजें क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, रेस्ट पे होनी चाहिए, वो तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिचुएशन है तो कोई भी कंपोनेंट ये इस तरीके से वो कोई भी कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस नहीं हो सकता. अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी देन इट शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस. तो होगा क्या, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. तो होगा ये, मान लीजिए ये सरफेस है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करनी है देन इट शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस. इस तरीके से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो नॉर्मल ही होगी हमेशा सरफेस की. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं एग्जिस्ट करेगी, नॉर्मल होगी हमेशा. ओके, सो नाउ लेट्स सी, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी, आई गेस फोर्थ थी या. सो नाउ लेट्स सी फिफ्थ प्रॉपर्टी, नंबर 5 ऑफ द फिफ्थ प्रॉपर्टी. सो इट सेज कि जस्ट आउटसाइड, ठीक है, जो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, जस्ट outside the conductor इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये मैग्नीट्यूड है, होगा तो नॉर्मल के अलोंग ही. तो अगर मुझे वैसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे वेक्टर लगा के एन कैप लिख दूंगा. एन कैप मतलब नॉर्मल टू द सरफेस. तो ये भी होता है कि जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. और सिग्मा क्या है, यहाँ पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो चार्ज सरफेस पे प्लेस्ड है तो उसकी वही डेंसिटी क्या है, सिग्मा. अब जरा इस पॉइंट को भी देख लेते हैं. तो मान लीजिए कोई भी रफ रैंडम शेप का कंडक्टर है. ठीक है, और यहाँ पे अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम गॉस लॉ को इस्तेमाल करेंगे. सो लेट मी टेक अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, पिल बॉक्स, इसको पिल बॉक्स भी बोल देते हैं. बहुत स्मॉल हाइट का एक मैंने गॉसियन सरफेस लिया, जो कि देखो थोड़ा सा मैंने कैसे लिया, सरफेस को कंप्रेस करके लिया ना. ये इसका सरफेस आना चाहिए क्योंकि चार्ज सारा का सारा सरफेस पे प्लेस्ड है ना. सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, ऐसे सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर है, कुछ इस तरीके से. तो मैंने क्या करा है, एक पिल बॉक्स टाइप बनाया है. ठीक है, जो कि थोड़ा सरफेस के अंदर है और थोड़ा सरफेस के बाहर है. और मान लीजिए इसका जो एरिया है वो है डेल्टा ए. डेल्टा ए इसका छोटा सा एरिया है, इसका टोटल छोटे से पिल बॉक्स का एरिया है. और जो इसकी हाइट है ना वो नेग्लिजिबल है. ठीक है, लगभग जो इसकी हाइट है दैट इज नेग्लिजिबल. ठीक है, तो इसकी जो हाइट है दैट इज नेग्लिजिबल. ठीक है, मतलब ज्यादा सरफेस से दूर नहीं जाना. हाइट नेग्लिजिबल रखने का रीजन क्या है कि हमें सरफेस से ज्यादा दूर नहीं जाना, जस्ट आउटसाइड के लिए. ये जो पॉइंट है खाली आउटसाइड के लिए वैलिड होता है, तो हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं सरफेस से. ठीक है, अब अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के लिए ना, जो कि ऑफ कोर्स ये क्लोज्ड है, ठीक है, अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं भाई, इस ये और ये डी ए भी स्मॉल है ना, ताकि इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, सिंपल हम ई डॉट डी ए करके लिख सकते हैं. ठीक है, ये भी क्या है, बहुत स्मॉल है एरिया, तो हम नॉर्मल मान लेते हैं. जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई है. और अभी हमने एक चीज देखी थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें पता है ना. ये डेल्टा ए हो गया, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ. और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता है, इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, है ना. ये जो कंडक्टर है इसके सरफेस के नॉर्मल होगी तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड.
है ना, जो भी एग्जिस्ट करेगी वो पिछले प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं ना, वो कैसे होगी, नॉर्मल होगी। अब जरा गॉस लॉ लगाते हैं। तो गॉस लॉ ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो ई डॉट डी ए या डेल्टा है इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी के रिस्पेक्ट में मैं निकालना है तो डेंसिटी लिख लेते हैं। तो अब देखो इस पूरे गॉसियन सरफेस में जो चार्ज है वो खाली इसके सरफेस पे है, कंडक्टर के सरफेस पे है। तो चार्ज कैसे लिखा जाता है, तो हमें पता है, वी नो कि जो डेंसिटी होती है इट इज इक्वल टू व्हाट वी नो दैट द डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, मान लो छोटा सा किसी रीजन में चार्ज है डी क्यू, उसका एरिया है डी एस। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो डी क्यू बाई डी एस होती है इस तरीके से। तो यहाँ से चार्ज कैसे आएगा, सिग्मा इंटू डी एस करके आएगा, है ना, जो भी सरफेस का एरिया इंटू surface charge density is equal to the charge enclosed within that surface, the charge present at the surface। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा ही है, एरिया कितना है, एरिया है डेल्टा ए। भाई इतने एरिया की तो बात कर रहे हैं, ये जो चार्ज होगा ना ये खाली इतनी जगह पे प्रेजेंट होगा। मैं इसको हाईलाइट भी एक बार कर देता हूँ। ये जो है ना, ये जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ये वाला चार्ज यहाँ से यहाँ तक जो प्रेजेंट है ना, हम इसकी बात करें, ये जो चार्ज इतनी जगह में जो प्रेजेंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चार्ज, इतने सरफेस पे जो प्रेजेंट है। तो सिग्मा इंटू ए से लिख देंगे, ठीक है, ये डेफिनेशन यूज करके, ठीक है, क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो ये जो ई और ये डेल्टा है, अब देखो डेल्टा है क्या होगा, वो भी नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर क्या बनाते हैं, हमेशा नॉर्मल बनाते हैं। और जो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी नॉर्मल टू द सरफेस है। और देखो ये भी है, ये जो डेल्टा है होगा, ठीक है, ये भी नॉर्मल टू द सरफेस है। वैसे तो एक गॉसियन सरफेस का एरिया होगा, पता है ना, ये गॉसियन सरफेस का एरिया होगा, बट क्योंकि डेल्टा ए भी बहुत स्मॉल है तो लगभग दोनों को मैं सेम मान सकता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, जो डेफिनेशन है ना फ्लक्स जब आप निकालते हैं तो जो गॉसियन सरफेस लिया उसका एरिया लेते हैं, है ना, जो गॉसियन सरफेस लिया उसका एरिया लेते हैं। तो यहाँ जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया कहाँ पर है, ये ऊपर वाला, यहाँ पे इसको देखो, ये वाला एरिया, ये तो है गॉसियन सरफेस, ये है ना, तो ये वाला एरिया है। बट मैं इसको इसी से ही अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ कि ये मतलब ये एरिया और ये एरिया दोनों एरिया सेम है। रीजन क्या है कि एक तो डेल्टा ए बहुत छोटा है, और ये जो पिन बॉक्स जो है, पिल बॉक्स जो है ना, ये बहुत कम हाइट का है, बहुत छोटा सा है। तो जब हाइट कम होगी तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, ये दो अप्रोक्सीमेटली वैसे हम इसको इसके सरफेस के एरिया को, जो ये कंडक्टर है और जो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना पिल बॉक्स का, दोनों को सेम ट्रीट कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे ना, ये बहुत स्मॉल है ना डी ए भी, ये भी बहुत स्मॉल है, ये भी बहुत स्मॉल है। तो ये अगर हम ऐसा करेंगे देन व्हाट कैन आई राइट, ये हो जाएगा ई ए कॉस जीरो, दोनों के बीच में सेम एंगल है, ठीक है, ये भी नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉर्मल वेक्टर भी जो या सरफेस एरिया वेक्टर जो होता है वो भी क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है, इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन। अब यहां से ए से ए कैंसिल हो गया, ए लिखो या डेल्टा ए लिखा है ना, डेल्टा ए से डेल्टा ए कैंसिल हो गया, और ये क्या बचा, कॉस जीरो होता है वन, तो ये खाली बचा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो देखो ये रिजल्ट आ गया, जो मैंने पॉइंट मेंशन करा था वही रिजल्ट आ गया, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और डायरेक्शन होती है नॉर्मल, है ना, तो वो नॉर्मल बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। सो नाउ द लास्ट वन, द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इट सेज कि इनसाइड ए कैविटी, अगर कोई कैविटी होगी कंडक्टर के अंदर, है ना, इन अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो अगर कंडक्टर के अंदर भी कोई कैविटी होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। और इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग इसका मतलब ये होता है, आप कंडक्टर के अंदर किसी कैविटी में अगर किसी चार्ज को रख दोगे देन इट विल बी शील्डेड फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फील्ड,
ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अगर होगी तो उससे क्या होगा, ये शील्ड होगा। ठीक है, तो ये दिखाता है कि कैविटी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, नो एक्सटर्नल फील्ड कैन एंटर द कैविटी। ये किसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि कैविटी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब वेरिफिकेशन या प्रूफ सॉर्ट ऑफ देख लेते हैं। प्रूफ ही कहेंगे, है ना, कि या इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अगेन देखो, ये मान लो कोई कंडक्टर है और इसके अंदर ये कोई कैविटी है। अब एक बात बताओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंडक्टर है, ये पूरा का पूरा, ये बाहर जो है ये पूरा कंडक्टर है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी नहीं है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, ये तो हमें पता है, बिकॉज ये तो क्या कंडक्टर वाला रीजन है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होनी है ना, और मैंने भी आप हम थोड़े पहले हमने भी देखा था कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है ना। कंडक्टर के सरफेस पे कोई कोई पोटेंशियल तो हमेशा सेम होगा, मतलब पोटेंशियल तो हो सकता है, बट वो पोटेंशियल क्या होगा, थ्रू आउट द सरफेस सेम होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा, मतलब कैविटी के अक्रॉस भी, मतलब कैविटी की बाउंड्री पे आप कोई भी पॉइंट ले लोगे तो वहां जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो पोटेंशियल सेम होगा। और अगर ऐसा होगा तो देखो, अगर मेरे पास दो पॉइंट है जिनके बीच में सेम पोटेंशियल है, तो क्या उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं। ये उल्टा भी तो चलेगा भाई, रिलेशन क्या होता है, इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर। अगर यही जीरो हो जाए, अगर डेल्टा भी जीरो हो जाए, तो ई भी तो जीरो हो गया, फिर हुआ नहीं हुआ? अगर डेल्टा भी जीरो हो जाए तो ई भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। इसी इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, कंडक्टर का इसी इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आपने जरूर एक वो सेवेंथ एट्थ क्लास में जब हम वो एक चैप्टर पढ़ाते हैं ना, सम नेचुरल फिनोमेना, तो उसमें लाइटनिंग वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं, तो उसमें होता है कि मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए इन द सिचुएशन। तो अगर उसमें एक पॉइंट होता है कि अगर आप कार के अंदर हो, है ना, बाहर आउटसाइड हो, तो आप कार के अंदर ज्यादा सेफ हो एज कम्पेयर टू आउटसाइड। रीजन भी कि जनरली जो कार वगैरह की बॉडी होती है थोड़ा मेटेलिक होती है, तो मेटल के अंदर बाहर अगर लाइटनिंग वगैरह हो रही है तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, है ना, बाहर कुछ भी होता रहे उसके अंदर इट्स जस्ट लाइक अ कैविटी, तो उसके अंदर आप सेफ हो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो तो ये हमारे पास छह प्रॉपर्टीज थी, है ना। अब एक बार इसको सम अप कर लेते हैं, तो मैं एक सिंपल सा डायग्राम में इन सारी प्रॉपर्टीज को बना देता हूँ। तो ये मान लो, ये हाँ, ओके, सो लेट मी ड्रॉ इट। सो ये मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो कहती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो मैंने बना दिया E इज इक्वल टू जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी अगर चार्ज है तो वो उसके सरफेस पे डिसाइड करेगा, है ना, तो इसके सरफेस पे मैंने चार्ज को ड्रॉ कर दिया। कोई भी चार्ज अगर होगा तो इसके सरफेस पे डिसाइड करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो इसके नॉर्मल होगी, या फिर शायद पोटेंशियल वाली थी, तो पोटेंशियल भी लिख देते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है, और ये थ्रू आउट के लिए ना, थोड़ा मैं इसको अंदर लिख देता हूँ, थ्रू आउट के लिए है ना। उसके बाद क्या था कि अगर आउटसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी देन इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। तो बना देते हैं, यहाँ मान लो यहाँ अगर कोई मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो वो कैसे जाएगी, वो नॉर्मल जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, ये होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये से नॉर्मल होगी ना, इस सरफेस से नॉर्मल होगी। और लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट ये था कि अगर कोई कैविटी है, अगर इसमें कोई कैविटी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, अगर अंदर कोई कैविटी है तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। तो ये हमने छह प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, आई होप सो छह की छह आपको क्लियर हुई होंगी ना, मैंने एक्सप्लेन भी करा उनको कि छह प्रॉपर्टीज का रीजन या आर्ग्यूमेंट किस तरीके से हम देते हैं। ठीक है, so that's all for this video. Rest, if you have any doubt then you can leave it in the comment section. Thank you so much.